असेंबली में दोस्तों इंशाल्लाह मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नून लीग की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब करार दिए जाने वाले अरकान असम्बली को 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद के लिए तलब कर लिया गया है और 17 अक्टूबर को ही मुस्लिम लीग नून के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली ख़वातीन और अक़लियती अरकान के लिए पंजाब हाउस में एक इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसके नतीजे में जनाब बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ शहर इक़्तिदार में शुरू हो चुकी हैं कि 17 अक्टूबर को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ख़वातीन और अक़लियती अरकान हैं उनको इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात की तरफ से तलब किए जाना, बुलाना और पंजाब हाउस में उनके लिए एक महफ़िल मुशावरत को सजाना, ये किस बात की तरफ इशारा है। इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ हैं कि क्या वाक़अतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 17 अक्टूबर के इर्द गिर्द यानी 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई फ़ैसला सुनाने जा रहा है। इन अरकान असम्बली की इस्लामाबाद में तलबी इस बात की तरफ भी इशारा है कि मुमकिना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसले के बाद 17 से लेकर 20 अक्टूबर के दरमियान हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए पैकेज भी पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि इन अरकान असम्बली की इस्लामाबाद में मौजूदगी अपोजिशन के लिए ख़तरे की घंटी है। कैसे और क्यों, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर हमें तलाश करना है तो फिर हमें मौजूदा सूरत हाल की तरफ गौर करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से आज से चंद रोज़ पहले भी आईनी तरमीम को मंजूर कराने की कोशिश की गई थी और रात दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर दौलत के गेड़े काटे गए थे और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान इत्तेहाद को ये बात बावर कराई गई थी कि पैन में मौलाना को सेट कर लिया जाए, आपने बस अब आईनी तरमीम को टेबल करना है। जैसे ही आईनी तरमीम को टेबल किया जाएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन बेंचेस से उठकर आपके साथ आ जाएंगे और आपके हम ख्याल होंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से शुरू की जाने वाली ये मुहिम उस वक्त अकारत चली गई जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद की इन आईनी तरमीम पर 56 एतराज़ात 56 ऑब्जेक्शंस को आयद किया गया, जिसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मुतहरक हुए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये मिशन सौंपा कि जनाब आपने इन आईनी तरमीम को मंजूर कराना है। जिसके बाद बिलावल भुट्टो साहब अपने रुफ़ाकाए कार के साथ मौलाना साहब से मुलाकातें की और उन्होंने बताया कि पैन मौलाना साहब तो कहते हैं मेरे नाल तो सिर्फ जुबानी गल्लां हुई हैं, हमसे इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब आईनी तरमीम हमने पेश करनी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये आईनी तरमीम को पेश करने की ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी आईनी शिक के अंदर जो है वो तब्दीली की जा रही है। जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका मुलाकात हुई। खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद की शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद पार्लियामेंट से इन आईनी तरमीम को पेश कराना तो बड़ी दूर की बात है। ये आईनी तरमीमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो सका, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद को शदीद तरीन सुबकी का सामना करना पड़ा। अब मौजूदा हालात में आईनी तरमीम के हवाले से एक मरतबा फिर ये जो देग है इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है, आग बाल देती गई, लकड़ां रख दी गई हैं, लेकिन अब भी इसके सारे अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है कि इस मरतबा हुक्मरान इत्तेहाद इन आईनी तरमीम को मंजूर करा सकता है, क्योंकि अभी तक आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इजलास कौमी असम्बली या सेनेट का तलब ही नहीं किया गया। आईनी तरमीमी मुसवदे को अभी तक हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में पेश ही नहीं किया गया। आईनी तरमीमी मुसवदे को वफाकी काबीना ने अभी तक मंजूर ही नहीं किया और न ही आईनी तरमीमी मुसवदे को वफाकी काबीना से मंजूर कराने के बाद पार्लियामेंट में टेबल किया गया और न ही ये जो है वो किसी खसूसी कमेटी के अंदर मंजूरी के लिए भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद खबर गर्म है कि 20 अक्टूबर तक ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। अब ये तरमीम मंजूर होगी या नहीं ये बात अपनी जगह पर अहम ज़रूर है, लेकिन ये नुक्ता भी बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हुकूमत इस तरमीम के लिए मुसलसल दूसरी नाकामी किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये बात 100% तय है। अगर आप हालिया दिनों में हुक्मरान इत्तेहाद की डेवलपमेंट्स या हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इन आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर कराने की कोशिशों को देखें तो 2 दिन के अंदर खुसूसी कमेटी जो पार्लियामेंट की बनाई गई थी इसके 2 इजलास मुनक्कद हो चुके हैं। पहले इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी तरमीमी मुसवदा पेश किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुसवदे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फॉर्मेशन और उसके लिए आईनी
عدالت کے قیام کے لیے آئین میں کون کون سی تبدیلیاں کی جائیں گی، اس کی تفصیلات کو پہلی مرتبہ پبلک کیا اور اس بات کی خواہش کا اظہار کیا یا آئینی ترمیمی مسودے میں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ صرف وفاق ہی نہیں بلکہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں قائم کی جائیں گی، اور یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے۔ اسی نقطے پر جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک ٹاک شو میں اس بات کا ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے ترمیمی مسودے جو کامران مرتضیٰ صاحب کے مطابق اعظم نذیر تارڑ صاحب نے شیئر کیا تھا ایک ورکنگ پیپر کے نام پر، اس پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے 56 اعتراضات عائد کیے گئے تھے اور تجاویز دی گئی تھی کہ ان 56 کلوزز کو تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئینی مسودہ پیش کیا گیا ہے وہ ان 26 کلوزز کو مکمل طور پر نکال کر صرف آئینی عدالت کی فارمیشن اور آئینی عدالت اور باقی عدالتوں کے اندر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اندر ججز کس طرح اپوائنٹ ہوں گے یا ان کو نکالا کیسے جائے گا، صرف ان نکات کے اوپر مشتمل ہے، جس پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان اتفاق رائے کے امکانات موجود ہے، اور آج بھی اس حوالے سے محفل مشاورت منعقد ہوگی، اور اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مسودے کو شیئر کرے گی اور جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ اس مسودے کو شیئر کرے گی۔ اب پی ٹی آئی کا جو مسودے کو شیئر کرنے کا نقطہ ہے، یہ نہ صرف ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے بلکہ مولانا صاحب کو حکمران اتحاد کی طرف دھکیلنے کا ایک ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے اوپر احتجاج کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور جے یو آئی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈی چوک پر احتجاج کی کال کو غیر ضروری اور ریاست کے خلاف ایک حملہ قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جب غیر ملکی مہمان پاکستان میں موجود ہوں گے اور خاص طور پر انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک تقریباً 29 جرنلسٹ پاکستان میں موجود ہوں گے اور دنیا بھر سے تقریباً 133 سے زائد وفود پاکستان میں موجود ہوں گے، ایسے موقع پر ڈی چوک کو تختہ مشق بنانا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو وائبز جائیں گی، اور یہ ایسا نقطہ ہے جو اس ساری صورتحال میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اگر آپ کو میں واپس لے کے جاؤں گفتگو کے آغاز پر، جہاں پر میں نے آپ کے ساتھ اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ نون لیگ نے اس سے پہلے یعنی جب جو ہے وہ بلے کا انتخابی نشان والا کیس تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کو ایلیجبل قرار نہیں دیا تھا، بلکہ ان کو حاصل نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی تھیں، اور وہ اضافی نشستیں جن جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں بعد میں اس کے اوپر ایک سٹے آرڈر آ گیا تھا، اور وہ سٹے آرڈر بعد میں فیصلے کے اندر تبدیل ہوا۔ اس فیصلے پر ابھی تک اگرچہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ نشستیں اب نہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں اور نہ ہی وہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، اور یہی شاید ان کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے یا ان کا پلان بھی ہے، اور یہ اس خدشے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر اب مولانا صاحب نے اس مرتبہ بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ابہام ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو پارلیمنٹری پوزیشن ہے اس کے بل پر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو اس مرتبہ حکومت کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹے گی اور ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سہارا لیتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اس بیل کو منڈے چڑھائے گی۔ اب حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مسلسل 3 اجلاس ہو چکے ہیں، ان تینوں اجلاسوں میں مختلف تجاویز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئی ہیں، اور جو اجلاس حتمی اجلاس کل سامنے آیا تھا اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اگرچہ مختلف تجاویز مختلف ممبران کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اس اجلاس میں پیش کی گئیں، اور خاص طور پر یہ تجویز پر جو ہے وہ عمومی اتفاق پایا گیا کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے موجود
मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर नहीं हो जाते और नए चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं हो जाते, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खामोशी का मुजाहरा करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो नजर सानी की अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके फैसले का इंतजार किए बगैर मखसूस नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की जाएंगी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की तरफ से इन अरकान असम्बली को इस्लामाबाद तलब करना किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है और मुमकिन तौर पर अब मुस्लिम लीग नून यानी हुक्मरान इत्तेहाद 20 अक्टूबर तक इस आईनी तरमीमी मुसवदे को बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे पीपल्स पार्टी और JUI ऑन बोर्ड हो, चाहे वो ऑन बोर्ड ना हो, चाहे जमीयत उलमाए इस्लाम सेनेट में या कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को वोट दें या ना दें, ये हुक्मरान इत्तेहाद इस मरतबा आईनी तरमीमी मुसवदे को हर सूरत मंजूर कराने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है और इसीलिए ये जो इजलास है वहाँ पर तलब किया गया है। अब 17 से 20 अक्टूबर तक का जो टाइम है ये इस आईनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी के लिए अहम है, क्योंकि इसी दौर पर पाकिस्तान की जो दूसरी मजहबी जमात है यानी जमीयत उलमा इस्लाम, उसकी तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद से गारंटी को तलब किया गया था कि जब तक SCO कॉन्फ्रेंस जारी है उस वक्त तक आईनी तरमीमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम की इस ख्वाहिश का एहतराम किया गया था। अब अगले 3 रोज़ इस हवाले से इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं कि इन 3 रोज़ के अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा कि आईनी तरमीमी मुसवदे पर इत्तफाक राय हुआ है या इत्तफाक राय नहीं हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आईनी तरमीमी मुसवदे पर कायल कर पाएगी या कायल नहीं कर पाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर कौमी असम्बली से इस आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर करा पाएगी या मंजूर नहीं करा पाएगी, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में इस नुक्ते को पेश किया कि अगर इस मरतबा भी हुकूमत इस इजलास के अंदर इस मौके पर 25 अक्टूबर से पहले इस आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर ना करा पाई या आईनी तरमीमी मुसवदे को इतना ज़्यादा शोर व गोगा करने के बावजूद, इतना ज़्यादा पब्लिक के अंदर इस को ज़ेर बहस लाने के बावजूद, अपनी तमाम तर कोशिशें और सियासी बसीरत को इस्तेमाल करने के बावजूद अगर इस आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर ना कराया जा सका तो ये हुकूमत की एक ऐसी नाकामी होगी जो मेरा ख्याल है वो पंजाबी के अंदर जान ले लेगी। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आईनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर ना कराना हुकूमत की ऐसी नाकामी होगी जिसके नतीजे में हुकूमत को आज नहीं तो कल, महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 3 महीने बाद उनको घर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा और हुकूमत का घर जाना इस बात की तरफ इशारा होगा कि इस मरतबा उनका घर जाना, उसके सियासी कायदीन का घर जाना, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का घर जाना, ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि मुमकिन तौर पर इस मरतबा ये ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।